नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले मामले में अजित पवार की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि एमएससीबी केस में ईडी ने मुंबई के कई इलाकों में अलग अलग जगह छापेमारी की है। आपको बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर, इस घोटाले में, कोऑपरेटिव बैंक घोटाले मामले में डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अजित पवार का भी नाम शामिल है। और इसी पूरे मामले को लेकर अभी हाल ही में ईडी ने अजित पवार की 65 करोड़ की चीनी मिल को भी जब्त किया था। आपको बता दें कि अजित पवार पर 4 अलग अलग कोऑपरेटिव बैंक से गलत तरीके से गलत दस्तावेजों को इस्तेमाल कर लोन लेने का आरोप लगा हुआ है। और हालांकि इस मामले को लेकर 4 अलग अलग बैंकों के पूर्व अधिकारियों को भी ईडी की तरफ से नोटिस चस्पा किया जा चुका है। जी हां, एक बार फिर से महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले मामले को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब एक बार फिर से ईडी का शिकंजा उन पर कस चुका है। और ईडी की टीम ने 25,000 करोड़ के एमएससीबी मामले को लेकर मुंबई सहित कई अन्य जगह पर ईडी की छापेमारी अब शुरू हो चुकी है। और ये छापेमारी मुंबई के अलग अलग इलाकों में की जा रही है, जिसमें साफ तौर पर ईडी को कई जरूरी सबूत ईडी की ओर से खंगालने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि अब अजित पवार, जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, जिन्होंने गलत तरीके से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर करोड़ों का धांधलीबाजी करने का जो काम किया था, अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। क्योंकि पुणे जिले के सहकारी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहने के दौरान अजित पवार की निगरानी में कई हजार करोड़ के घोटाले किए गए थे, जिनकी पोल अब साफ तौर पर मोदी सरकार की ओर से बनाए गए सहकारी मंत्रालय के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है जो महाराष्ट्र में लगातार महाविकास आघाड़ी के सरकार के बड़े बड़े मंत्री अब तक किस तरीके से सहकारी बैंकों में बड़ा बड़ा घोटाला करने के बावजूद भी बचकर निकल जाते थे, लेकिन अब जिस तरीके से मोदी सरकार की ओर से जो नया मंत्रालय का गठन किया गया है, जिसके मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, ये दरअसल बड़ी वजह है कि अब केंद्रीय मंत्री की ओर से और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एक के बाद एक बड़ी कार्रवाइयां इन तमाम घोटालों को लेकर की जा रही हैं। और इसी कड़ी में अब एक बार फिर से ईडी का शिकंजा इस एमएससीबी घोटाले मामले को लेकर अजित पवार के खिलाफ कस चुका है। दरअसल आपको बताएं कि एमएससीबी घोटाले मामले में 25,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी करने का आरोप लगा हुआ है, उसमें अजित पवार का भी नाम इसमें शामिल है। हालांकि इसी मामले को लेकर अभी हाल ही में पिछले महीने भी ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अजित पवार की पत्नी के नाम से जो कंपनी उन्होंने खोली थी, 65 करोड़ से ज्यादा कंपनी की जो चीनी मिल की कंपनी थी, उसे जब्त करने का काम किया था। इसके अलावा जो संपत्ति में कोरे गांव के चिमन गांव में चीनी मिल के साथ ही जमीन, भवन और मशीन के अलावा संयंत्रों को भी जब्त करने का काम ईडी की ओर से किया गया था। और जिसके बाद साफ तौर पर ईडी ने बड़ा खुलासा करते हुए ये कहा था कि उन्होंने जो भी संपत्ति जब्त की है वो मेसर्स गुरु कमोडिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर बनाई गई थी और संपत्ति को मेसर जरंदेश्वर सहकारी चीनी मिल को पट्टे पर दिया गया था। और चीनी मिल की अधिकांश हिस्सेदारी मेसर्स स्पार्कलिंग शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड के पास है। जी हां, और ये कंपनी अजित पवार और उनकी पत्नी सुनित्रा पवार के साथ के नाम से जुड़ी हुई है। और इस मामले को लेकर हालांकि मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 2010 में इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज की थी। और उसी एफआईआर के आधार पर अब साफ तौर पर ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, जिसके बाद से लगातार लंबे समय से ईडी इस पूरे मामले को लेकर अपनी जांच कर रही थी, जिसमें कई खुलासे और कई छापेमारी के साथ ही अजित पवार के साथ साथ कई तमाम ऐसे लोग जो इस पूरे घोटाले में शामिल थे, उनकी संपत्ति को जब्त करने का काम ईडी की ओर से किया गया था। और इसी कड़ी में ईडी ने यह भी साफ तौर पर इसमें बताया था कि 2010 में महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक ने जरंदेश्वर सहकारी चीनी मिल की दरअसल नीलामी की थी। और ईडी का यह भी दरअसल आरोप था कि जानबूझकर इसकी कीमत को कम किया गया था, जिसमें साफ तौर पर अजित पवार उस दौरान महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के निदेशक मंडल में थे। और नीलामी के दौरान साइट को गुरु कमोडिटी सर्विसेज लिमिटेड ने खरीदा था और इसके बाद चीनी मिल को पट्टे पर देने का काम किया गया था। और यही नहीं, अजित पवार की पत्नी अजित पवार ने और अपनी पत्नी के साथ मिलकर संपत्ति को वापस लेने के लिए एक फर्जी शेल कंपनी भी बनाई थी। और उस शेल कंपनी में
गलत दस्तावेजों के आधार पर किस तरीके से एक बड़ा घोटाला भी करने की फिराक में लगातार अजित पवार हालांकि दिखाई पड़े थे। लेकिन आपको बताएं, ये खुलासा साफ तौर पर हुआ था कि किस तरीके से ये जो बड़ा खुलासा करने का काम अजित पवार कर रहे थे, जो चीनी मिल के साथ जो चीनी मिल के आड़ में जो फर्जी कंपनी हालांकि बनाई गई थी और चीनी मिल के माध्यम से किस तरीके से सहकारी चीनी कारखानों के नाम पर कोऑपरेटिव बैंक से 750 करोड़ का लोन लेने का काम अजित पवार ने अपनी पत्नी और तमाम रिश्तेदारों के साथ में किया था। और यही दरअसल बड़ी वजह थी कि लंबे समय से ईडी इस पूरे मामले को लेकर हालांकि जांच कर रही है। लेकिन आपको बताएं कि 4 याचिकाकर्ताओं की ओर से जब बॉम्बे हाईकोर्ट में इसको लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद ये मामला सबके सामने आया था कि राज्य सहकारी घोटाला आखिर किस तरीके से बड़ी भारी संख्या में और करोड़ों की तादाद में, 1000 करोड़ों की तादाद में ये किया गया है, जिसमें साफ तौर पर याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए ये कहा था कि कई चीनी मिलों ने करोड़ों का कर्जा नहीं चुकाया है, जिसके बाद बैंकों ने मिलों को कुरकर उनकी नीलामी कर दी थी और नीलामी प्रक्रिया में भी मिलों को कई पदाधिकारियों को बेचा गया था, जिसमें कुछ सीट्स जो राजनेता थे वो भी इसमें शामिल थे। जी हाँ, और इसके बाद ही लगातार अब ईडी की कार्रवाई जारी है। हालांकि आपको बताएं कि हाल ही में किस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से सहकारी मंत्रालय का गठन किया गया था, जिसमें अमित शाह को इसकी कमान सौंपी गई थी। हालांकि उसके बाद ही किस तरीके से एनसीपी चीफ शरद पवार का भी डर सामने आया था और उन्होंने किस तरीके से दावा किया था कि राज्य में सहकारिता विभाग में नियम कानून महाराष्ट्र के कानून के हिसाब से चलते हैं और महाराष्ट्र विधानसभा की ओर से ड्राफ्ट भी किए गए कानून में हस्तक्षेप करने का केंद्र सरकार का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल यही बड़ी वजह थी कि लगातार उस शरद पवार से लेकर तमाम एनसीपी के बड़े बड़े नेता ये नए मंत्रालय के गठन के बाद से ही उनका डर, उनकी बौखलाहट सामने आई थी, क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरीके से जब उनके हाथ में ये कोऑपरेटिव बैंक की जो कमान थी उस दौरान कैसे 25,000 करोड़ के आसपास का घोटाला ये एनसीपी के बड़े बड़े नेताओं ने किया था और कहीं उनकी पोल ना खुल जाए, इस पूरे घोटाले को लेकर तमाम खुलासे जो अब सामने आ रहे हैं वो सामने ना आ जाए। ये दरअसल इसी का डर था कि नए मंत्रालय को लेकर शरद पवार की हालांकि बौखलाहट और उनका डर सामने आया था। लेकिन आपको बताएं कि बीजेपी पिछले कई महीनों से इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे मसले को उजागर करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें हालांकि इसको लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी साफ तौर पर पहले ये दावा कर दिया था कि शरद पवार के परिवार ने सहकारिता बैंक में कई तरह के घोटाले किए हैं और घोटाला कर ऐसे कई शक्कर कारखानों को अपने नाम करने का काम किया है, जिसमें रोहित पवार ने इसी तरह से एक शक्कर कारखाना अपने कब्जे में लिया है और इस पूरे मामले की भी जांच होनी चाहिए। जी हाँ, एक के बाद एक कई खुलासे बीजेपी के नेताओं की ओर से किए गए थे, जिसमें साफ तौर पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी हमने साफ तौर पर बयान देखा था कि किस तरीके से एक के बाद एक बड़े खुलासे करते हुए इस पूरे मामले को लेकर, इस बड़े घोटाले को लेकर हालांकि जांच की मांग की जा रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से अजित पवार की मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, ये बड़ी वजह है कि लगातार अजित पवार बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जब साफ तौर पर चीनी मिल को जब्त किया गया था और तमाम जो करोड़ों की संपत्ति को अजित पवार की जब्त की गई थी, तो किस तरीके से अजित पवार का बयान भी सामने आया था और ये बौखलाहट में अजित पवार बयान देते हुए दिखाई पड़े थे, राजनीतिक खींच निकालते हुए कि जिस तरीके से अगर पूर्वाग्रह भरी इस मानसिकता से जाती रहेगी तो देश में लोकशाही खत्म हो जाएगी। उन्होंने ये भी साफ तौर पर बयान देते हुए कहा था कि अगर प्रवर्तन निदेशालय उन सभी पार्टियों के खिलाफ जो कि बीजेपी के साथ नहीं है जांच करता रहेगा तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा और ये स्थितियां तानाशाही से कम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अजित पवार ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोऑपरेटिव बैंक के होते हुए जो बड़ा तानाशाही करने का काम किया, लेकिन इस पर हालांकि उनकी कोई सफाई सामने नहीं आती है। लेकिन अब जब एनसीपी के महाविकास अघाड़ी सरकार में जो डिप्टी सीएम अजित पवार हैं, उनके बड़े बड़े घोटाले किस तरीके से अब सबके सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में सरकार पर लगातार जांच एजेंसियों पर लोकतंत्र को खत्म करने का ये आरोप लगाते दिखाई पड़ रहे। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल ये महाविकास अघाड़ी के पतन के दरअसल संकेत है, क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में तमाम जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में चल रहा है, किस तरीके से ईडी की छापेमारी अनिल देशमुख के खिलाफ लगातार बढ़ती जा रही है, किस तरीके से एक के बाद एक जो तमाम खुलासे महाराष्ट्र में सामने आ रहे
हैं। ये बड़ी वजह है कि लगातार उद्धव सरकार से लेकर इनके बड़े बड़े मंत्री अब डर में हैं, अब खौफ में कि किस तरीके से अब जो केंद्रीय एजेंसियां लगातार अपना काम कर रही हैं, कहीं वो एजेंसियां उनके खिलाफ तमाम सबूत सबके सामने लाकर खड़ा ना कर दे, जिनको लंबे समय से कई सालों से छुपाने का काम महाराष्ट्र में हालांकि किया जा रहा था। लेकिन अब आपको बताते चले कि महाविकास आघाड़ी सरकार की नैया पूरी तरीके से डूब चुकी है, क्योंकि किस तरीके से बड़े बड़े मंत्रियों के घोटाले यहां पर सामने आए हैं ये हम सबके सामने है कि कैसे एक डिप्टी सीएम अजित पवार ने 25,000 करोड़ का घोटाला अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए किया है, और किस तरीके से अनिल देशमुख जो कि गृह मंत्री महाराष्ट्र के रह चुके थे, उन्होंने कैसे 100 करोड़ की उगाही का जो टारगेट है पुलिस अफसर को दिया था। दरअसल ये महाविकास आघाड़ी सरकार का असली चेहरा है जो अब धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। लेकिन आपको बताएं कि अब जिस तरीके से साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बड़ा एक्शन इसे हम कहेंगे, क्योंकि अब तक इन तमाम सबूतों को छुपाने का हालांकि काम किया जाता, लेकिन अब साफ तौर पर अजित पवार की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि ईडी का शिकंजा एक के बाद एक तमाम कार्रवाई में बढ़ रहा है। और अब जिस तरीके से एमएससीबी केस को लेकर जो बड़ा एक्शन ईडी की ओर से लिया गया है, ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि अब बहुत जल्द अजित पवार को भी गिरफ्तार किया जाएगा, और जो तमाम वो झूठ अब तक बोलते आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, उसको लेकर और उन्हें बेनकाब करने का काम ईडी की ओर से और जांच एजेंसियों की ओर से किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।